हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सीजी नॉलेज विद डीके में। ओके, आज हम जो है छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास में मराठा कालीन जो पूना भोसला शासन है रघुजी तृतीय का, उसको अपन क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। और आज के इस वीडियो के साथ मराठा कालीन जो व्यवस्था है वो पूरा पूरा क्या हो जाएगा, सिर आ जाएगा। इसके बाद के वीडियो में मराठा कालीन प्रमुख कर, मराठा कालीन प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी, उसको अपन क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है भैया, इतना जी। ओके, तो क्या है रघुजी तृतीय के शासनकाल में और कैसे जो है ना, अंग्रेज प्रत्यक्ष रूप से शासन यहां पर करना स्टार्ट किए हैं। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि रघुजी तृतीय के समय जो उसकी शासन व्यवस्था था वो कैसे थे, सामाजिक स्थिति कैसा था, आर्थिक स्थिति कैसा था, न्याय व्यवस्था कैसा था, क्योंकि ये मेंस में पूछता है पेपर में, इसलिए इकट्ठा इसको निपटाना है। समझ रहे हो बात को आपका ये। दूसरा अपन ये देखेंगे कि रघुजी जो तृतीय के शासन काल जो चल रहा था उसकी समीक्षा करेंगे, क्या इसमें सही थे, क्या इसमें गलत पॉइंट थे। ठीक है जी, इतना तो इतने को अपन आज देखेंगे। तो शुरू करते हैं कौन सा, रघुजी तृतीय का शासनकाल जो 1830 से लेकर 1854 तक चला है, इसके मरने तक। ओके, इससे पहले रघुजी तृतीय कैसे आया, क्या है, पहले बता चुके थे, कितने जिलेदार थे ये भी सब बता दिए थे। ठीक है, तो ध्यान सुना। यहां पर रघुजी तृतीय के शासनकाल में आता ना कुछ प्रमुख विद्रोह हुए थे, पेपर में पूछता है कब विद्रोह हुए थे, पहले भी बता दिया था। इसके शासनकाल में ये विद्रोह हुआ था, इसके शासनकाल में ये विद्रोह हुआ था, उसको आपको याद रखना है। समझ रहे हैं बाबू रे। ओके, तो यहां पर रघुजी तृतीय का शासनकाल 1830 से लेकर 1854 तक रहा। इसके प्रमुख जो विद्रोह हुए, पहला था आपका धमधा के गोड़ राजा का विद्रोह। धमधा के गोड़ राजा का याद रखना, यहां पर क्या हुआ था आपका, विद्रोह हुआ था 1830 में, इसको आपको याद रखना है। दूसरा याद रखना आपको कौन सा, आपका बरगढ़ के जमींदार का विद्रोह। बरगढ़ के जमींदार का विद्रोह, इनका मतलब ये था कि ये क्या है, पहले मराठा आ रहे हैं, फिर ब्रिटिश आ रहे हैं अधिक्षक, फिर मराठा आ रहे हैं। समझ रहे जी। तो ये मराठा ब्रिटिश के कान से हला कान हो गए थे। कौन, ये लोग, ये जमींदार लोग। धमधा के जमींदार 1830 में हुआ था विद्रोह। बरगढ़ के जमींदार 1833 में इसका विद्रोह हुआ था और चला था बहुत लंबा, लगभग 42-43 तक, या एग्जैक्ट मानते हैं 45 तक। ओके, तो बरगढ़ के जमींदार का जो विद्रोह हुआ था ये हुआ था 1833 से में हुआ था और चला था कब, 1845 में। तो बरगढ़ के जो जमींदार थे उसमें एक शासक थे जिसका नाम था अजीत सिंह, और उसका साथ में था बलराम। ठीक है, तो अजीत सिंह को याद है ना। तो अजीत सिंह वर्सेस, अजीत सिंह, इन्होंने क्या किया, विद्रोह किया। जब बात पता चला कि इसको आपका रघुजी तृतीय को, है ना, रघुजी तृतीय को, तो रघुजी तृतीय तो थे नहीं, थे वहां पर कौन, है ना, वहां पर कौन थे, जिलेदार था। वहां पर कौन थे भैया, आपका जिलेदार थे। तो जिलेदारों ने, जो जिलेदार ने क्या किया, है ना, जिलेदार ने भेजा कि उसको आपका रायगढ़ के, है ना, रायगढ़ के जमींदार को बोला, क्योंकि जो बरगढ़ है वो रायगढ़ के क्षेत्र के आसपास था। तो रायगढ़ के जमींदार है, जिलेदार बोलते हैं कि रायगढ़ के जमींदार को, तो तुम जाओ भैया वहां, और जाने बाद क्या करो, जो बहुत बात कर रहा है उसके बात को क्या करो, कम करो। तो रायगढ़ के जो जमींदार रहते हैं, जमींदार का नाम रहता है आपका देवनाथ सिंह। ये देवनाथ सिंह जाता है और इस विद्रोह को क्या करता है, आपका खत्म करता है। ठीक, दूसरा विद्रोह ये हो गया। तीसरा विद्रोह जनजातीय विद्रोह, तारापुर विद्रोह, किसके शासनकाल में हुआ था, तो रघुजी तृतीय के शासनकाल में हुआ था। आपको याद रखना है। मराठा, सॉरी, ये जो जनजातीय विद्रोह है ये पूरा कंप्लीट अपन बना चुके हैं। आप चाहो तो जनजातीय विशेष में जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाके देख सकते हो। ठीक है भैया, इतना ओके। तो तारापुर का याद रखना आपको, जो विद्रोह हुआ था वो था 1842 से लेकर 1854 के बीच में हुआ था। उसके बाद मेरिया विद्रोह भी हुआ था। ठीक है, बली वाला। ओके, तो मेरिया विद्रोह हुआ था 1842 से लेकर 1863 तक, याद ना, विद्रोह चला था। किसके शासनकाल में शुरू हुआ था, तो आपका रघुजी तृतीय के शासनकाल में। ठीक, इतना तो इस विद्रोह को याद रखना। इसके अलावा इन्होंने ताहूतदारी व्यवस्था में और विस्तार किया, और विस्तार करते हुए क्या किया, दो नए ताहूतदारी बनाए, दो नए ताहूतदारी बनाए। कौन कौन सा, एक ताहूतदारी का नाम था आपका सिरपुर और एक का नाम था आपका लवन। सिरपुर को बनाया था 1843 में और लवन को स्थापित किया 1848 में। ठीक, तो यहां पर देखो ताहूतदारी व्यवस्था की बात करोगे तो सिरपुर ताहूत बनाया कब, आपका 1843। डेट को याद रखना है ना, ऐसा मत सोचना कि देख लेंगे क्या होगा, वो देख लेगा पेपर तो हम लोग को, फिर समझ रहे बात को ये। तो सिरपुर जो हुआ था ये हुआ था 1843 में। सिरपुर को जो ताहूत बनाए थे 1843 में, और लवन जो ताहूतदारी व्यवस्था बनाए थे कब बनाए थे, आपका 1848 में। इससे पहले लोरमी और तरेंगा करके बताया था। लोरमी को बनाए थे 1826 में, तरेंगा को बनाए थे 1828 में, इसको बनाया 1843 में और इसको बनाया आपका 1848 में। ठीक है, ये हो गया। दूसरा जी, कुछ सामाजिक कारण देखोगे तो सती प्रथा पर इन्होंने क्या किया, आपका प्रतिबंध लगाया है। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया अंग्रेजों के कहने पर, वो भी समझ रहे हो, कब, 1831 में। ठीक, ये आपका ये हो गया। तो इतने चीज को याद रखना। तो ये कुछ जो की पॉइंट है ये किसके ऊपर है, आपका रघुजी तृतीय के ऊपर। अब देखते हैं मेंस के अकॉर्डिंग क्या है। तो मेंस के अकॉर्डिंग जो पूछता है वो है आपके इसकी शासन व्यवस्था, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये देखेंगे। दूसरा इनकी समीक्षा करेंगे। देखो, तो
शासन व्यवस्था की अगर बात करें तो मेंस के अकॉर्डिंग, मैं भी नोट्स है मेरे पास, मैं पढ़ूंगा तो ध्यान से सुनिएगा। शासन व्यवस्था में पहले हम देखते हैं कौन सा, राजस्व व्यवस्था। राजस्व व्यवस्था, चूंकि रघु जी तृतीय के समय में जिलेदार यहां पर से शासन करते थे, रघु जी का प्रत्यक्ष शासन यहां पर पर्टिकुलर आपका नहीं था, इसलिए जो जिलेदार थे वो भी उतना खास ध्यान नहीं देते थे, अप्रत्यक्ष था, इसलिए क्या करते, इस समय जो राजस्व वसूली था वो क्या हो जाता था आपका, कम था। ठीक है, दूसरा दूसरा न्याय व्यवस्था देखते हैं। न्याय व्यवस्था की बात करोगे तो न्याय जो व्यवस्था था वो दीर्घकालिक हो गया था, लंबा हो गया था, मतलब बहुत लेट से न्याय मिलता था, समझ रहे हो, इसका खामियाजा जनता को भोगना पड़ता था। आर्थिक स्थिति की बात करें तो आर्थिक स्थिति एकदम कमजोर व दयनीय अवस्था में थी। रघु जी तृतीय उतना ज्यादा आर्थिक गतिविधि में ध्यान नहीं देते थे, उनके द्वारा जो नियुक्त जो जिलेदार है वो भी ठीक से ध्यान नहीं देता था। यहां तक आर्थिक स्थिति इतना गिर गया था कि अंग्रेजों को जो देना था टकोली 8 लाख रुपए कुछ पैसा देना रहता था, वो भी नहीं दे पाते थे, और इसका जो पूरा का पूरा भार है वो किसके ऊपर होता था, आपका जनता के ऊपर होता था। ठीक, आपका ये हो गया। राजकाज की भाषा क्या था, चूंकि इससे पहले जितने भी जो भाषा थे वो आपका अंग्रेजी था, फारसी था। जब ये आए तो उन्होंने क्या किया, पुनः मराठी हिंदी बोली को उन्होंने क्या किया, आपका शुरू किया, और अंग्रेजों के कहने पर, जो रेजिडेंट्स के कहने पर इन्होंने क्या किया, रेजिडेंट के कहने पर इन्होंने अंग्रेजी को भी कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर जहां पर अंग्रेजी का यूज होना है वहां पर इन्होंने क्या किया, उसको मान्यता आपका दिया है। समझ लो बात जी, तो ये हो गया कुछ आपका ये, तो मैं एक बार पढ़ देता हूं, मेंस में आपके लिए बहुत ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। ओके, पुनः भोसला शासन छत्तीसगढ़। इस अवधि में छत्तीसगढ़ भोसला प्रतिनिधि, मतलब जो छत्तीसगढ़ में जो भोसले लोग शासन कर रहे थे वो जिलेदार के माध्यम से कर रहे थे। तो पहला पॉइंट, राजस्व व्यवस्था। इस समय जेनकिंस द्वारा स्थापित राजस्व प्रणाली बनी रही, केवल कुछ परगनों में कर की दर में परिवर्तन किया गया। राजस्व व्यवस्था का उचित क्रियान्वयन न होने से राजस्व वसूली शेष रहने लगी और राजा को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ये हो गया राजस्व व्यवस्था। दूसरा, न्याय व्यवस्था। पुनः भोसला शासन में प्रशासनिक शिथिलता व भ्रष्टाचार जैसे अवगुणों के कारण न्याय महंगा और दीर्घकालिक हो गया। इस अवधि में राजा सभी प्रकार से अपनी प्रजा पर मुकदमा चलाकर दंड देने का अधिकारी था। तीसरा पॉइंट, आर्थिक स्थिति। शिथिल प्रशासनिक नियंत्रण व भ्रष्टाचार के परिणाम स्वरूप राज्य की आर्थिक स्थिति अत्यंत खराब हो चुकी थी। राजा स्वयं अपव्ययी था एवं प्रशासनिक कार्यों में उसकी अधिक रुचि नहीं थी। राजा बुरी तरह से ऋणग्रस्त हो गए थे, यहां तक कि वो अंग्रेजों को दिए जाने वाले 8 लाख रुपये जो वार्षिक भेंट था उसको भी देने में असमर्थ हो गए थे। परिणाम स्वरूप इसका भार जनता को झेलना पड़ता था। आपका ये हो गया। राजभाषा में परिवर्तन क्या था, रघु जी तृतीय के पूर्व तक प्रशासनिक कार्यों में अंग्रेजी व फारसी भाषा का प्रयोग किया जाता था, किंतु इन्होंने उसे समाप्त कर पुनः मराठी और हिंदुस्तानी, मतलब आपका हिंदी भाषा को क्या किया, आपका राज्य भाषा का स्थान दिया। साथ ही रेजिडेंट के आग्रह करने पर उन्होंने पत्राचार में अंग्रेजी भाषा का भी प्रयोग को समर्थन दिया है। ठीक, आपका ये हो गया। ठीक, इतना इतने को याद रखना। अब देखते हैं इसका समीक्षा, या फिर क्या देखेंगे, आपका मूल्यांकन। समीक्षा देख लेते हैं। समीक्षा की अगर बात करो, चूंकि पता है क्या स्थिति है, समीक्षा है ना, समीक्षा अगर देखो तो क्या स्थिति आपको पता है। ठीक है, प्रशासनिक जो शिथिलता था, प्रशासनिक व्यवस्था उतना मजबूत नहीं था, उसके अलावा आर्थिक स्थिति निरंतर क्या हुआ था, आपका गिरावट हुआ था, और जनता में व्यापक क्या था, आपका संतोष था। इसके साथ साथ इस बात से भी नहीं नकारा जा सकता कि इन्होंने कुछ सामाजिक क्षेत्र में बहुत से अच्छे कुछ काम किए, कुछ काम जिसमें प्रमुख जो काम था वो क्या था, आपका प्रतिबंध, सती प्रथा पर इन्होंने क्या किया, आपका प्रतिबंध लगाया। ठीक है जी, अपने आसपास होने वाले जो विद्रोह है उनको आपका समाप्त किया, जिससे प्रजा को ज्यादा आपका तकलीफ या ज्यादा उसको प्रॉब्लम ना हो। समझ रहे हैं बात को, तो ये हो गया, तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं। तो इसमें पढ़ रहा हूं मैं। ठीक है जी, 1818 के पूर्व के सूबा शासन की तुलना में रघु जी तृतीय का शासन बेहतर था। रघु जी तृतीय का शासन में, सूबा शासन की तुलना में रघु जी तृतीय का शासन कहीं ना कहीं ठीक ही था, वो तो पूरा लूट डाले थे। ठीक है, किंतु ब्रिटिश नियंत्रण की अपेक्षा, है ना, ब्रिटिश नियंत्रण की अपेक्षा कमजोर था। ठीक, देखते हैं प्रशासनिक शिथिलता। ब्रिटिश नियंत्रण समाप्त होने के कारण भोसला शासनकाल में प्रशासनिक शिथिलता आ गई थी एवं भ्रष्टाचार पुनः पनपने लगा था। वास्तव में मराठा कर्मचारी भ्रष्ट हो चुके थे, इसमें राजा की व्यक्तिगत कमजोरी व प्रभावित भ्रष्ट नीति जिम्मेदार थी। अगला, आर्थिक स्थिति में निरंतर गिरावट। वे, है ना, जो रघु जी तृतीय ये सदा, है ना, ये सदा सुरा सुंदरी के चकल्लस में पड़ गए, वह शराब की बुरी लत पड़ गई। परिणाम स्वरूप राजकीय कार्यों में व्यक्तिगत रुचि लेने में असमर्थ रहने लगे, वह शासन कार्यों में उसका नियंत्रण ढीला पड़ गया, जिससे आर्थिक स्थिति कमजोर हुई। जनता में असंतोष। आर्थिक बदहाली के कारण राजा की सेना का रखरखाव संभव नहीं हो पा रहा था, जिसने जनता में व्यापक क्या था, आपका असंतोष था। तो ये हो गया आपका मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको कुछ लगे तो आप जिस बुक से पढ़ रहे हैं उसमें से कुछ वर्ड को भी आप मेंशन कर सकते हैं। मेरे को जहां तक लगा मैं उसमें आपको बता चुका हूं। ठीक है भैया, इतना तो इतने को याद रखना। ये हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, रघु जी तृतीय का मृत्यु हो जाता है। तो रघु जी तृतीय का मृत्यु होता है कब, 11 दिसंबर 1853 को रघु जी तृतीय का मृत्यु होता है। 11 दिसंबर 1853 को
ठीक है, जब ये मृत्यु होता है तो चूंकि इसका कोई बच्चा नहीं था, है ना, सरा सुंदरी की चकलस में रखे कहाँ बच्चा होगा, उस समय टेस्ट ट्यूब बेबी का तो वो नहीं था, आविष्कार नहीं हुआ था कि चलो भाई टेस्ट ट्यूब बेबी से एक बच्चा दे देते हैं आपको, ऐसा कुछ नहीं था। ये 2022 है और ये 1830 वाला था। ठीक, बहुत चेंजेस। अब जब इनकी मृत्यु होती है तो 13 मार्च 1854, ध्यान याद रखिएगा कि डेट को ना, डेट से पेपर में क्वेश्चन पूछा है बाबू रे, समझ रहे बात को, ठीक है। तो 13 मार्च 1854 में विलय की घोषणा हो जाती है कि हम इसको क्या करेंगे, विलय करेंगे। और इसके बाद 1 फरवरी 1855, याद रखिएगा 1 फरवरी 1855 को सत्ता ट्रांसफर करते हैं किसको, चार्ल्स सी इलियट को। तो 11 दिसंबर 1853 में मृत्यु, 13 मार्च 1854 में विलय की घोषणा और 1 फरवरी 1855 में सत्ता फाइनली दे देते हैं आपका अंग्रेजों को। अंग्रेजों के जो डिप्टी कमिश्नर रहते हैं जिसका नाम है चार्ल्स सी इलियट, उसको देते हैं। और इसी के साथ छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष याद रखना आपका ब्रिटिश जो शासन व्यवस्था है ये क्या हो जाता है आपका, शुरू हो जाता है। कब से कब तक चलता है, पूरा आजादी तक चलेगा। 1854 से लेके पूरे छत्तीसगढ़ के, भारत के आजादी तक याद रखना है, अंग्रेजों का प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन चलता है कहां पर, आपका छत्तीसगढ़ में। ठीक, अब तो बता दिया था कि 1 फरवरी 1855 को, है ना, जो जिलेदार रहते हैं, अंतिम जिलेदार गोपाल राव आनंद, याद गोपाल राव आनंद, ये सत्ता ट्रांसफर करते हैं किसको, डिप्टी कमिश्नर को। और डिप्टी कमिश्नर रहते हैं कौन, आपका चार्ल्स सी इलियट। डिप्टी कमिश्नर कौन रहेंगे, चार्ल्स सी इलियट, ये डिप्टी कमिश्नर रहते हैं। ठीक, इनको दे देते हैं भैया कि धरो संभालो, समझ रहे हो बात को। ये अब क्या करते हैं, है ना, ये हो गया, ये जो अब तो पूरा क्षेत्र था। अब पूरे नागपुर के लिए याद ना एक कमिश्नर रहता है, ये डिप्टी कमिश्नर, इसके ऊपर और कमिश्नर है। तो याद ना नागपुर का इस समय तत्कालीन जो कमिश्नर रहता है जिसका नाम रहता है मेंसल, क्या रहता है, मेंसल, ये रहता है। कमिश्नर के नीचे में रहेगा कौन सा, आपका डिप्टी कमिश्नर रहता है आपका चार्ल्स सी इलियट। इसके नीचे में रहता है कौन सा, आपका सहायक कमिश्नर, सहायक कमिश्नर। और सहायक कमिश्नर के नीचे में रहता है कौन, आपका अतिरिक्त कमिश्नर। ओके, क्या बोला मैं, कमिश्नर के नीचे में रहेगा डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर के नीचे सहायक कमिश्नर और सहायक कमिश्नर के नीचे रहेगा अतिरिक्त कमिश्नर। और ये रहेगा भारतीय, ये रहेगा भारतीय, ये नहीं दिए, ते नहीं तो ते, समझ रहे बात को जी। ये नहीं रहेगा, कौन रहेगा, अतिरिक्त सहायक आपका कमिश्नर रहेगा। और अतिरिक्त सहायक कमिश्नर याद रखिएगा प्यारे बच्चों, अतिरिक्त सहायक कमिश्नर रहेगा आपका भारतीय रहेगा। और दो लोगों को नियुक्त किए थे, एक का नाम था रायपुर में था मोहिबुल हसन, और दूसरा जो बिलासपुर में था वो कौन था, आपका गोपाल राव। समझ रहे बात को, जो आपका रायपुर में था आपका मोहिबुल हसन और बिलासपुर में कौन था, आपका गोपाल राव। इन्होंने क्या किया, अतिरिक्त सहायक कमिश्नर इन्होंने आपका नियुक्त किया है। ठीक, तो ये हो गया कौन सा, आपका प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन शुरू हो गया। क्या है इसके बारे में कुछ कहानी, इसको क्या करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, आने वाले वीडियो में देखेंगे। और 1 से 2 वीडियो में आपका सिरा जाएगा। इसके बाद जो मेन पार्ट है, जो छत्तीसगढ़ का आधुनिक जो इतिहास है, जहां पर कांग्रेस का जो गठन होता है उसके बाद जो शुरू होता है मेन, उसको अपन कंप्लीट करेंगे। ओके, उम्मीद करता हूं कि वीडियो जो है ये पसंद आ रहा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर दो, और जो भी दोस्त यार है, फ्रेंड सर्कल है, ज्यादा ग्रुप वगैरह जो भी है उसमें आपका शेयर कर दो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय छत्तीसगढ़, नमस्कार।